हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी क्लासेस पर। आज हम करने वाले हैं BLLB 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स का इंग्लिश का सेक्शन सी के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि हमारे पास एक नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस। आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैं डेविड कॉपरफील्ड की पूरी समरी समझा चुका हूं हिंदी में, आपको सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा चुका हूं। ये किस तरीके का नॉवल है ये भी बता चुका हूं मैं आपको। किस तरीके से ये नॉवल एक तरीके से हमारा सोशल प्रॉब्लम को एक हाईलाइट करता है, प्रॉब्लम चाइल्ड लेबर को हाईलाइट करता है और विमेन फॉलन को हाईलाइट करता है, फीमेल फॉलन को। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। अब आज हमने क्या करना है, डेविड कॉपरफील्ड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस नॉवल से बन सकते हैं मैंने सारे निकलवा लिए हैं। आपको इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। आई थिंक होंगे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, 62 स्लाइड्स है मेरे पास, तो ये काफी सारे क्वेश्चन है। इसका पूरा नोट जो है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो 8851, आप मेरे चैनल का लिंक 8851450051 पर व्हाट्सएप करके आप मेरे से मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक ले सकते हैं और वहां से जाके सेकंड सेमेस्टर के सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं सेक्शन सी के 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस वाले लिटरेचर पार्ट से जरूर आता है आपके एग्जाम के अंदर। तो चलिए पढ़ते हैं इनके क्वेश्चन आंसर और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, डिस्कस द डेविड कॉपरफील्ड एज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। डेविड कॉपरफील्ड एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। देखिए हमने एक पढ़ा था कि ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। डेविड कॉपरफील्ड किसके ऊपर डिपेंड है? चार्ल्स डिकेंस ने। चार्ल्स डिकेंस की बहुत सारी अपनी लाइफ के रियल जो इंसिडेंट्स हैं वो डेविड कॉपरफील्ड में उसने डाले हैं। ये उसका एक मतलब फेवरेट नॉवल रहा है डेविड कॉपरफील्ड। तो चार्ल्स डिकेंस की लाइफ से इंस्पायर्ड होकर ये डेविड कॉपरफील्ड जो नॉवल है ये लिखा गया है। चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। चार्ल्स डिकेंस ने बचपन में अपना चाइल्ड लेबर करी थी, तो वहां पर उसने यहाँ पर भी डेविड कॉपरफील्ड एक चाइल्ड लेबर करता है। चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट लव जो था, जो मारिया थी, यहाँ पर भी डोरा जो है, डोरा स्पैनली उसकी फर्स्ट लव है। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पर बोला गया है डेविड कॉपरफील्ड रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस इज ऑफर कंसिडर्ड एज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बिकॉज मैनी इवेंट्स इन द स्टोरी। बहुत सारे स्टोरी के अंदर इवेंट्स हैं जो कि सिमिलर है डिकेंस की अपनी लाइफ से। The novel was published in the 1850 and tells the life story of David from his childhood to maturity. डेविड की बताता है लाइफ स्टोरी चाइल्डहुड से मैच्योरिटी। तो थ्रू डेविड स्ट्रगल, डेविड का जो स्ट्रगल रहा है, एजुकेशन, उसका करियर, पर्सनल रिलेशनशिप, डिकेंस रिफ्लेक्ट्स मेनी एस्पेक्ट ऑफ हिज ओन लाइफ। जो चार्ल्स डिकेंस है, जो राइटर है, इसका अपनी रियल लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिखाता है यहाँ पर। सिमिलैरिटी बिटवीन द डिकेंस एंड द डेविड कॉपरफील्ड। देखिए बहुत दोनों की लाइफ के बीच में सिमिलैरिटी क्या है? पहली बात तो आती है डिफिकल्टी चाइल्डहुड। बचपन में दोनों ने बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज देखी। जैसे कि डेविड कॉपरफील्ड के जो फादर थे, उनकी मौत के 6 महीने बाद डेविड कॉपरफील्ड का जन्म हुआ। इसी तरीके से ही उसने भी प्रॉब्लम देखी थी चार्ल्स डिकेंस ने। दोनों ने बचपन में चाइल्ड लेबर करी थी, तो यहाँ पर भी दोनों ने बचपन में चाइल्ड लेबर करी। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। दूसरी बात, चाइल्ड लेबर का यहाँ पर इश्यू को एक्सकेलेट करा गया है। एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, एजुकेशन लेने में प्रॉब्लम आ गई है। डेविड कॉपरफील्ड को जो था 10 साल की उम्र में भेज दिया गया था चाइल्ड लेबर करने के लिए, उसके एजुकेशन बीच में से ब्रेक हो गई थी यहाँ पर। और सेल्फ डेवलपमेंट मतलब अपने आप को उन्होंने खुद से पढ़ाई करके, खुद से काम करके अपने आप को डेवलप करा। ये दोनों में सिमिलैरिटी आती है। पर्सनल एक्सपीरियंस रिफ्लेक्टेड इन द नॉवल। डिकेंस यूज्ड मेनी ऑफ हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस ने बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज करा है। द इमोशनल लोनलीनेस of a childhood is reflected in David's life early. The struggle of social respect, success and shown. देखिए एक अकेलापन महसूस करता है चार्ल्स डिकेंस अपनी लाइफ में, वही यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर है डेविड कॉपरफील्ड भी फील करता है। ये वाली चीज भी हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का मतलब होता है जो अपने बारे में अपनी लाइफ को नरेट कर रहा है, पूरी लाइफ को। मिड एज है ये। मिड एज मतलब कि डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस मिड एज वाले में, सॉरी, डेविड कॉपरफील्ड मिड एज लाइफ को अपना बता रहा है, पास्ट को बता रहा है। तो फर्स्ट पर्सन नरेटर में है। फर्स्ट पर्सन जो एक व्यक्ति अपने पास्ट के बारे में बता रहा है, फर्स्ट पर्सन नरेशन है। डेविड हिमसेल्फ टेल्स हिज स्टोरी, हिज लाइफ। डेविड खुद बता रहा है अपनी स्टोरी को, अपनी लाइफ के बारे में। डिस्क्राइबिंग हिज थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस।
सारी एक चीजें बता रहा है। दिस स्टाइल मेक्स द नॉवल फील पर्सनल एंड रियलिस्टिक, ये नॉवल को फील पर्सनल करता है, रियलिस्टिक बनाता है। एज इफ द ऑथर इज नरेटिंग इज ऑन लाइफ इन द स्टोरी, ये बहुत, अगर कोई ऑथर अपने बारे में, अगर मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मैं अपनी बात अपने आप ही अच्छे से बता सकता हूं, मेरे अलावा कोई और नहीं बता सकता। इसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द बिल्डुंग्सरोमान। देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिल्डुंग्सरोमान एक हमने पढ़ा था, एक जर्मन वर्ड होता है बिल्डुंग्सरोमान, इट्स अ जर्मन वर्ड। बिल्डुंग्सरोमान एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब कि ऑटोबायोग्राफिकल, जो अपने बिल्कुल रियलिस्टिक से लिया। द नोवेल आल्सो शोज द डेवलपमेंट डेविड्स कैरेक्टर फ्रॉम द चाइल्डहुड, जैसे कि प्रेजेंट हिज, देखिए यहां पर उसका प्रेजेंट, मोरल ग्रोथ, इमोशनल मैच्योरिटी, प्रोफेशनल सक्सेस। दिस टाइप ऑफ नोवेल, जो आपको जब किसी नोवेल के अंदर ये प्रेजेंट लाइफ देखने को मिल जाती है, मोरल ग्रोथ देखने को मिल जाती है, इमोशनल मैच्योरिटी देखने को मिल जाती है, प्रोफेशनल सक्सेस देखने को मिल जाती है, इस तरीके के नॉवल जो होते हैं ये शो करते हैं डेवलपमेंट इज कॉल्ड द बिल्डुंग्सरोमान। जब ये सारी चीजें आपको एक जगह पर दिख जाती है ऑटोबायोग्राफिकल तरीके से, तो ये एक तरीके से इसको बोला जाता है कंप्लीट वर्ड बिल्डुंग्सरोमान। एंड डेविड कॉपरफील्ड इज वन ऑफ द फर्स्ट फाइनेस्ट एग्जांपल, एक फाइनेस्ट एग्जांपल है इस बिल्डुंग्सरोमान का, एक जर्मन वर्ड है यहां पर। इसके बाद डिकन्स इमोशनल अटैचमेंट, डिकन्स का इमोशनल अटैचमेंट है, चार्ल्स डिकन का इस नॉवल के साथ अपना एक इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि ये उसका एक फेवरेट नॉवल है। इसके बाद कंक्लूजन क्या निकलता है, इन कंक्लूजन डेविड कॉपरफील्ड इज कंसीडर्ड एज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द मेनी इवेंट्स इमोशनल लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन की इमोशनल लाइफ और बिल्कुल रियलिस्टिक से मिलते जुलते हैं। द सिमिलरिटीज इन द चार्ल्स हार्डशिप, वर्क एक्सपीरियंस एंड द करियर डेवलपमेंट मेक डेविड सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिकन्स हिमसेल्फ, वो डिकन्स अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर द नॉवल इज बोथ पर्सनल नैरेटिव, पर्सनल अपने आप के बारे में बताना, एंड पावरफुल स्टोरी ऑफ अ ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन, अपने सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में एक पावरफुल स्टोरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ नोट ऑन द फीमेल कैरेक्टर ऑफ द डेविड कॉपरफील्ड। जितनी भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, आपको इसके ऊपर एक नोट लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या है, डेविड कॉप, आपको आंसर किस तरीके से राइट करना है पेपर में, बेटा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर इसी तरीके से राइट करना है। पहले इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उनके आपको की पॉइंट्स बता दिए, फिर लास्ट में कंक्लूजन कर दिया। इंग्लिश है, लिटरेचर है, नॉवल है, थोड़ा सिस्टमेटिकली समझ लो, सिस्टमेटिकली आंसर देखना लिख लो, क्योंकि ऐसा ही नहीं कुछ भी लिख दिया। यू आर गोइंग टू बिकम एन एडवोकेट, आपको एक एडवोकेट बनना है, आपको एक अच्छा राइटिंग सेक्शन, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग पावर लानी है अपने माइंड के अंदर, अच्छे से समझना है आपको। जब आप ये बातें नहीं समझ पाओगे तो आप हमारी कोर्ट की लैंग्वेज, आप हमारी जो लीगल लैंग्वेज हो कैसे समझोगे, वो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। बेटा समझो ध्यान से, एग्जाम्स आने वाले नेक्स्ट मंथ। देखो, David Copperfield, written by the Charles Dickens, present the important female character who plays a significant role in the life and development, जो एक significant role दिखाते हैं लाइफ और डेवलपमेंट में। लाइक हीरो, देखो हीरो जहां पर डेवलपमेंट ऑफ द हीरो डेविड। ठीक है, द कैरेक्टर रिप्रेजेंट द डिफरेंट क्वालिटीज सच एज द लव, जो ये कैरेक्टर डिफरेंट क्वालिटीज दिखाता है, जैसे कि लव हो गया, काइंडनेस हो गया, सैक्रिफाइस हो गया, वीकनेस हो गया, मोरल स्ट्रेंथ हो गई। थ्रू देम डिकेंस पोर्ट्रेज द पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वुमेन इन द विक्टोरियन सोसाइटी। इस तरीके से जो डेविड है वो एक तरीके से एक पोर्ट्रेट करता है विक्टोरियन सोसाइटी की वुमेन का, जिस टाइम पर वुमेन फॉलन चल रहा था, वुमेन्स को सप्रेस करा जाता था अलग अलग काम के बीच में, उनको फॉलन करता है। तो विक्टोरियन सोसाइटी में वुमेन की एज को, वुमेन के स्टेटस को बताता है यहाँ पर। अब सबसे पहले आती है क्लैरा कॉपरफील्ड, जो डेविड की मां थी, इसको बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लैरा कॉपरफील्ड, ये एक तरीके से उसकी मदर थी, एक जेंटल, लविंग, अफेक्शनेट और बट लैक्स ऑफ फाइन्स कैरेक्टर, मतलब यहाँ पर लैक्स ऑफ फर्मस कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ हर वीकनेस शी बिकम्स डोमिनेटेड बाय हर सेकंड हस्बैंड। वो थोड़ी सी वीक थी, जिसकी वजह से उसका सेकंड हस्बैंड उस पर डोमिनेट करता है। ठीक है, क्लैरा इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट द डेविड फ्रॉम द क्रुएलिटी, क्लैरा अपने बच्चे डेविड को बचा नहीं पाती क्रुएलिटी से, जो उसका सेकंड हस्बैंड था। तो यहां पर बताया जाता है सफर्ड इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मतलब कि वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर सफर कर रही थी। अगला यहां पर हमारे पास है बेट्सी ट्रॉटवुड। बेट्सी ट्रॉटवुड जो है यहाँ पर, बेट्सी ट्रॉटवुड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर इन द नॉवल। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर है। शी इज डेविड्स एसेंट्रिक बट काइंड हार्टेड आंट, वो उसके एसेंट्रिक और काइंड हार्टेड आंट है। अनलाइक मेनी वुमेन, दूसरी औरतों की तरह नहीं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट, करेजियस, एक पावरफुल, प्रैक्टिकल औरत है वो। शी रेस्क्यू डेविड फ्रॉम द माइजरी एंड द प्रोवाइड्स हिम, वो उसको दुर्गति से बचाती है और उसके एजुकेशन, केयर, गाइडेंस देती है। बेट्सी रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ वुमेन कैन बी स्ट्रॉन्ग, बेट्सी बताती है कि वुमेन जो है स्ट्रॉन्ग हो सकती है, इंटेलिजेंट हो सकती है, कैपेबल हो सकती है, मेकिंग देयर ऑन डिसीजंस, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। अगला यहां पर एग्नेस विकफील्ड है।
अगला कैरेक्टर हमारे पास है एग्नेस विकफील्ड। एग्नेस विकफील्ड इज कंसिडर्ड इज आइडियल वुमेन इन द नॉवल। एक आइडियल वुमेन है इसके अंदर। शी इज वाइज, वो होशियार है, जेंटल है, लॉयल है, मोरली स्ट्रांग है। एग्नेस ऑलवेज सपोर्ट्स जेरिंग को, उसकी डेविड को हमेशा सपोर्ट करती है उसकी लाइफ के अंदर। डिफिकल्टीज गाइड हिम इन द विद अ गुड एडवाइस के साथ उसको करती है। हर पेशेंस एंड डिवोशंस मेक्स हर अ सिंबल ट्रू लव। उसका पेशन और डिवोशन एक ट्रू लव दिखाता है और एक मॉरल प्यूरिटी दिखाता है इन द शी दैट शी बिकम्स अ डेविड्स वाइफ। और एक मॉरल प्योरिटी यानी कि एक शुद्धता से दिखाता है कि वो डेविड की लाइफ में बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आता है फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एंड द कंपेनियनशिप रेदर देन द रोमांटिक इल्यूजन। वो एक कंपेनियनशिप मतलब रोमांटिक इल्यूजन, एक एक कहते हैं प्यार के साए में नहीं जी रहे हैं हम, एक रियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं। तो ये उस चीज को यहाँ पर दिखाता है। अगला आता है हमारे पास डोरा स्पैनल्यू। डोरा स्पैनल्यू क्या है? डोरा स्पैनल्यू इज अ डेविड फर्स्ट वाइफ। डेविड की पहली बीवी होती है। रिप्रेजेंट अ रोमांटिक बट इमेच्योर लव है, एक रोमांटिक इमेच्योर लव है यानी कि बचपन का प्यार आप जिसे कह सकते हैं। शी इज ब्यूटीफुल, चार्मिंग एंड अफेक्शनेट है, बट शी इज लैक प्रैक्टिकल स्किल। प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है उसके बाद। डोरा बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड वाइफ, एक चाइल्ड वाइफ की तरह बिहेव करती है। अनेबल टू मैनेज द हाउस होल्ड ड्यूटीज। थ्रू द हर कैरेक्टर डिकन शो द दैट ब्यूटी एंड रोमांस अलोन आर नॉट एनफ फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज। वो कहता है कि ब्यूटी और रोमांस ही सिर्फ जरूरी नहीं होते एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ के लिए। तो यहाँ पर डोरा स्पैनली को हमने पढ़ लिया। अगला आता है एमिली, जिसे हम लिटिल एमिली भी बोल सकते हैं। एमिली इज अ ब्यूटीफुल एंड द एम्बिशियस यंग वुमेन हु ड्रीम्स ऑफ राइजिंग अबव अ पुअर सोशल स्टेटस। जो एक ब्यूटीफुल एम्बिशियस यंग वुमेन है जो कहती है पुअर सोशल यानी हमारा जो खराब समाज से ऊपर उभरना चाहती है वो। हाउएवर शी इज डिसीव्ड एंड सेड्यूस्ड बाय स्ट्रैटफुड। उसको धोखा दिया गया और सेड्यूस करा गया किसके? स्ट्रैटफुड के द्वारा। विच लीड्स टू हर सोशल डाउनफॉल, जिसकी वजह से उसका सामाजिक मोरल जो था, सामाजिक जो नैतिक था मतलब मोरल उसका डाउन हो गया। ठीक है ना। इसके बाद एमिली स्ट्रॉन्ग स्टोरीज हाईलाइट्स द मोरल स्टैंडर्ड ऑफ अ सोशल प्रेजुडिस ऑफ अ विक्टोरियन सोसाइटी। ये बताता है कि किस तरीके से सोशल प्रेजुडिस था विक्टोरियन सोसाइटी का। वेयर विमेन वर जज्ड हार्शली ऑफ देयर मिस्टेक फॉर देयर मिस्टेक, जहां पर वुमेन्स को उनकी गलतियों से ही जज करा जाता था। ठीक है। अगला आता है यहाँ पर अदर फीमेल कैरेक्टर्स कौन कौन है यहाँ पर। देयर आर ऑल्सो अदर फीमेल कैरेक्टर्स हु एड डेप्थ टू द स्टोरी लाइक पेगोटी, डेविड्स लॉयर नर्स जो थी पेगोटी, मिस पेगोटी, हु शोज अ डीप अफेक्शनेट टू केयर हिम। आगे था रोजा डार्टले, अ बिटर एंड द जेलस वुमन हुज कैरेक्टर रिफ्लेक्ट्स द इमोशनल सफरिंग, ये जेलस थी। और मिसेस मिकैबर, a devoted wife who always supports her husband despite poverty। गरीबी होने के बावजूद भी मिसेस मिकैबर अपने पति मिस्टर मिकैबर को सपोर्ट करती है जब उसको जेल भेज दिया गया था तब भी। कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पर बेटा? ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ध्यान रखना। इन कंक्लूजन द फीमेल कैरेक्टर इन द डेविड कॉपरफील्ड आर वेरिड एंड मेमोरेबल, याद रखने वाले और अलग अलग हैं। ठीक है। थ्रू द कैरेक्टर्स like Betsy Trotwood, Agnes Wakefield, Dora Spanlew and Emily, Charles Dickens portrays the different aspects of the woman and the nature। अलग अलग तरीके की औरतों का नेचर दिखाता है, their role in the society। Some represent the strength, कुछ strength दिखाते हैं, कुछ wisdom दिखाती है, while others shows the innocence, weakness and suffering। Okay, together they enrich the novel of the significant influence David's personal growth and the life journey। बाकी सारे उसकी मिलकर डेविड की जो लाइफ जर्नी कैसे आगे बढ़ती है उसको शो करते हैं। डन। इसके बाद डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना 20 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविड कॉपरफील्ड के कैरेक्टर को आप डिस्कस करिए। चलिए बात करते हैं डेविड कॉपरफील्ड के कैरेक्टर के बारे में। इंट्रोडक्शन आपका सब में सेम रहेगा जो मैंने आपको बताया, इसी तरीके से कुछ थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। देखिए, डेविड कॉपरफील्ड इज अ सेंट्रल कैरेक्टर एंड आई एम सो सॉरी, सेंट्रल कैरेक्टर है और कॉपरफील्ड रिटन बाय द चार्ल्स डिकन है। द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ डेविड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, आई एम सो सॉरी, डिस्क्राइबिंग स्ट्रगल, उसके स्ट्रगल के बारे में, एजुकेशन के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में और सक्सेस के बारे में बता रहा है। हिज कैरेक्टर रिप्रेजेंट द ग्रोथ, preservance and the moral development, making him one of the most memorable heroes in the English literature। उसको एक most memorable hero बनाता है एक इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। देखते हैं इनोसेंट एंड सेंसिटिव चाइल्डहुड। यहां पर बताते हैं कि डेविड कॉपरफील्ड का जो चाइल्डहुड रहा वो एक इनोसेंट रहा, सेंसिटिव रहा, भावनाओं से भरा रहा और परेशानियों से भरा
तो यहाँ पर बताया गया आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उसकी बहुत सारी मतलब हैप्पीली अपनी लाइफ मदर के साथ जी रहा था, बट जैसे ही उसकी मदर दूसरी शादी कर लेती है उसकी लाइफ रून हो जाती है, खराब हो जाती है, इसके बारे में बताया गया। सेकेंडली, हार्ड वर्किंग एंड डिटरमाइंड नेचर, वो एक हार्ड वर्किंग बच्चा था और उसका एक दृढ़ निश्चय रखता था, डिटरमाइंड नेचर था, कि डिटर्मिनेशन था। व्हेन ही सफर्स द ह्यूमिलिएशन द वेयर हाउस, जब उसको ह्यूमिलिएशन देखनी पड़ती है वेयर हाउस में जहां पर वो काम करता था, ही डिसाइड टू एस्केप द सिक फ्रॉम हेल्प फॉर द हिज आंट बेट्सी ट्रॉटवुड, और अपनी आंट के पास जाता है जहां पर ट्रॉटवुड, बेट्सी ट्रॉटवुड से वो मदद मांगता है। काइंड एंड कंपैशनेट पर्सनालिटी, एक अच्छा डेविड नेचुरली काइंड हार्टेड था, सिंपैथेटिक था टुवर्ड्स अदर, ही शोज द अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्ट टू द पीपल हु हेल्प हिम, वो बताता था उनको उनके लिए प्यार रखता था, उनके लिए सम्मान रखता था जो उनकी मदद करते थे, सच एज द पेगोटी, एग्नेस विकफील्ड एंड हिज आंट Betsy Trotwood. His compassionate nature makes him a likable and a morally good character. एक पसंद किया जाने वाला गुड कैरेक्टर बताता है। इमोशनल एंड रोमांटिक नेचर, क्योंकि इसमें हमने डेविड की 2 मैरिजेस के बारे में बात करा, डोरा स्पैनल्यू और एग्नेस। तो यहाँ पर डेविड इज ऑल्सो इमोशनल एंड रोमांटिक था। दिस एविडेंट इज ऑल्सो डोरा स्पैनल्यू, जो से वो शादी करता बिकॉज इज यूथफुल रोमांटिक फीलिंग्स, जो जवानी में उसकी रोमांटिक फीलिंग्स थी तब। However, this marriage later proves to be impractical थी। Through the David learns the importance of the maturity and understanding the relationship, जिसके बारे में वो relationship के बारे में समझता है कि maturities में कैसे आते हैं। उसके बाद moral growth and maturity, through the novel David undergoes a significant personal growth बताता है। His experience teaches him the important lessons about the लाइफ के बारे में इंपॉर्टेंट लेसन्स बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, लव बताता है। बाय द एंड ऑफ द नॉवल डेविड बिकम्स अ मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल एंड अ सक्सेसफुल मैन। अगला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिकन्स लाइफ, डिकन्स की लाइफ का रिप्रेजेंटेशन मतलब कि द कैरेक्टर ऑफ द डेविड कॉपरफील्ड इज पार्टली बेस्ड ऑन द चार्ल्स डिकन्स लाइफ, जो मतलब कुछ जो डेविड कॉपरफील्ड का जो कैरेक्टर है वो कुछ चार्ल्स डिकन की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद like David Dickens also faced a difficulty, like David की तरह Dickens ने भी डिफिकल्टी फेस करी थी अपने चाइल्डहुड में और बाद में वो एक सक्सेसफुल राइटर बना। Therefore David can be seen as a semi autobiographical representation of a author, तो ताकि वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है ऑथर के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? In conclusion, David Copperfield is a dynamic and the developing character whose life journey forms the core of the novel. जो जिसकी लाइफ जर्नी एक नॉवल का कोर है, मतलब जान है। Through his experience of suffering, love, failure, जाकि देखो उसने बचपन के सफरिंग, लव, फेलियर्स और सक्सेस को ध्यान में देते हुए यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से उसकी लाइफ रही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, डिस्कस द चार्ल्स डिकन एज अ सोशल रिफॉर्मर। चार्ल्स डिकन्स को एक सोशल रिफॉर्मर के हिसाब से डिस्कस करिए। जो इसका राइटर है चार्ल्स डिकन, उसको बताइए कि वो एक तरीके से समाज सुधारक कैसे कहा जाता है। देखिए विक्टोरियन एज में चार्ल्स, उस टाइम पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी, सामाजिक परेशानियां चल रही थी, सोशल प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिनको उस टाइम के नॉवेलिस्ट जो राइटर्स थे वो एक्सकलेट करते थे प्रॉब्लम को थ्रू देयर राइटिंग्स। तो चार्ल्स डिकन भी उनमें से एक राइटर था, तो वो भी इन प्रॉब्लम्स को बताता था, जिनमें से जिसमें उसमें एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। चार्ल्स डिकन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट और विक्टोरियन एज का। Besides being great storyteller, he was also a powerful social reformer, एक सोशल रिफॉर्मर भी था। तो अपने नॉवल के थ्रू वो बहुत सारी बातें, इविल, पॉवर्टी यानी कि बहुत सारी सामाजिक बुराइयां, पॉवर्टी, इनजस्टिस, अन्याय, चाइल्ड लेबर और बहुत सारी ऐसी समाज में जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो 19th सेंचुरी में उभर रही थी इंग्लैंड के अंदर, उनके लिए सुधार करवाता था, अपने नॉवल के थ्रू लोगों को जागरूक करता था। His work created awareness among the people and encouraged the reform in the society, लोगों में जागरूकता पैदा करता था और ताकि सोसाइटी के अंदर सुधार किए जा सके। अगला, कौन कौन से प्रॉब्लम्स थी? एक्सपोजर ऑफ द सोशल इविल, उस टाइम पर क्या क्या सोशल इविल्स थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। डिकन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द मैनी सोशल प्रॉब्लम, बहुत सारी, जैसे कि गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स थे उनका एक्सप्लॉय, शोषण किया जाता था, अन्याय, एक गलत लीगल सिस्टम और बच्चों के थ्रू क्रूएलिटी। इस चीज को इन द नॉवल लाइक ऑलिवर ट्विस्ट एंड हार्ड टाइम्स ही शोज द, उसका जो एक और नॉवल है ऑलिवर ट्विस्ट एंड हार्ड टाइम्स, ही शोज द हार्श कंडीशन फेस बाय द पुअर की हार्ड कंडीशन को दिखाता है। सिंपैथी फॉर द पुअर, उसने ज्यादातर अपने नॉवल के अंदर गरीबों के लिए एक सहानुभूति रखी है, ताकि गरीबों की जो भी प्रॉब्लम है उसको समाज में उनकी प्रॉब्लम को एक्सकलेट करा जाए। इसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम, उस टाइम पर जो एजुकेशन सिस्टम था बहुत रिजिड था, मैकेनिकल, जो बताते हैं यहाँ पर, रिजिड एंड द मैकेनिकल एजुकेशन सिस्टम ऑफ द विक्टोरियन पीरियड। इन द हार्ड टाइम्स ही अटैक्स द एजुकेशन सिस्टम दैट फोकस ऑन ओनली फैक्ट्स, इग्नोर्स द इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ फीलिंग्स।
इमेजिनेशन, फीलिंग्स और ह्यूमन लाइफ के बारे में जो इसको हटा दिया, मतलब जो इस चीज को इग्नोर करा जाता था, इस प्रॉब्लम को भी वो मतलब एक्सकेलेट करता है यहाँ पर। रिफॉर्म ऑफ द लीगल सिस्टम, सोशल सिस्टम, यहाँ पर डिकन्स पॉइंटेड आउट द इनएफिशिएंसी ऑफ द करप्शन, ये बताता है कि लीगल सिस्टम के अंदर कैसे करप्शन रहा उस टाइम पर इन द लीगल सिस्टम इन इंग्लैंड के अंदर। नॉवल ब्लीक हाउस, ही क्रिटिसाइज द कॉम्प्लिकेटेड शो, ब्लीक हाउस का जो नॉवल है उसका एक उसमें बताया कि उसने कैसे प्रोसीजर से, किस प्रोसीजर से कॉज था सफरिंग फॉर द ऑर्डिनरी पीपल, जिससे लोग परेशान थे। यूज ऑफ द लिटरेचर, सोशल अवेयरनेस, देखिए यहाँ पर क्या है, अनलाइक पॉलिटिकल रिफॉर्म, एक राजनीतिक सुधारक की तरह नहीं, बल्कि डिकन्स यूज लिटरेचर एज अ टूल, लिटरेचर को उसने एक टूल यूज करा है सोशल चेंज में। हिज नॉवल रीचेस अ लार्ज ऑडियंस, ताकि वो अपनी इसकी जो नॉवल है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। रीडर्स बिकम मोर अवेयरनेस ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड बिगन टू डिमांड बेटर कंडीशन फॉर द पुअर, चिल्ड्रन एंड वर्कर्स। इसका कंक्लूजन क्या रहा, पढ़ लेते हैं। इन द कंक्लूजन, चार्ल्स डिकन वाज नॉट ओनली अ ग्रेट नॉवेलिस्ट बट ट्रू सोशल रिफॉर्मर, एक ग्रेट नॉवेलिस्ट नहीं था बल्कि एक ट्रू सोशल रिफॉर्मर भी था। थ्रू हिज नॉवेल्स ही एक्सपोज द सोशल इंजस्टिस, उसने सामाजिक अन्याय, क्रिटिसाइज हार्मफुल इंस्टीट्यूशन, जो कि हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशन थे, जो कि ऐसी संस्थाएं थी जो खराब थी, उनको क्रिटिसाइज करा, डीप सिंपैथी करी उनके लिए, पुअर के लिए, और ऑप्रेसर ही और जो वर्कर्स के लिए भी उसने अपनी सिंपैथी को दिखाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अ पेगोटी। पेगोटी का कैरेक्टर स्केच बताना। देखिए पेगोटी थी कौन, देख लेते हैं। क्लैरा पेगोटी, कॉमनली नोन एज अ पेगोटी, इज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्शनेट एंड द मेमोरेबल कैरेक्टर डेविड कॉपरफील्ड का है, रिटन बाय द चार्ल्स डिकेंस। शी इज द लॉयल नर्स, थी वो एक सर्वेंट थी डेविड कॉपरफील्ड के हाउस में, और लव हिम लाइक अ मदर, उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। पेगोटी रिप्रेजेंट काइंडनेस, लॉयल्टी एंड द मैटरनल केयर, मातृत्व का प्यार दिखाती है। एंड शी प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द, डेविड के बचपन में बहुत उसका इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए लविंग एंड मदरली नेचर, डेविड को बचपन में ना कि सिर्फ उसकी माँ ने बल्कि पेगोटी ने भी अपने बच्चे की तरह पाला, और मदरली नेचर था उसका, लाइक उसके जैसे कि व्हेन डेविड फेसेस क्रूरलिटी मिस्टर मर्डस्टोन, पेगोटी ऑलवेज ट्राइज टू प्रोटेक्ट, जब भी मर्डस्टोन उसके साथ क्रूरलिटी करता था पेगोटी हमेशा उसे बचाने की कोशिश करती थी। लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस, जो पेगोटी थी वो एक ऐसी नैनी थी, ऐसी नर्स थी जिसके ऊपर हम विश्वास रख सकते थे, लॉयल थी वो और फेथफुल नर्स थी वो। इसके बाद सिंपल एंड ऑनेस्ट कैरेक्टर, एक सिंपल औरत दिखाई गई है और एक ईमानदार औरत दिखाई गई है उसके अंदर। शी बिलोंग्स टू वर्किंग क्लास, लाइक मॉडेस्ट लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ में बिलीव करती थी। डिस्पाइट हर सिंप्लिसिटी, उसके उसके होने के बजाय बावजूद भी शी हैज अ प्योर हार्ट एंड अ स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज, सिंप्लिसिटी होने के बावजूद भी उसका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हार्ट था और एक अच्छी मॉरल वैल्यूज थी। सिंबल ऑफ द डोमेस्टिक वार्मथ, देखिए यहाँ पर क्या था, पेगोटी रिप्रेजेंट द वार्मथ एंड द कंफर्ट ऑफ द होम एंड फैमिली। व्हेन शी टेक्स द डेविड टू द विजिटर ब्रदर्स हाउस, बिकम्स द यारमाउथ और ही एक्सपीरियंस अ हैप्पी एंड लविंग फैमिली, वो एक तरीके से एक ऐसा एरिया क्रिएट कर देती है डेविड की लाइफ में ताकि वो अच्छे रहे, जब वो अपने यारमाउथ लेके जाती है अपने ब्रदर के घर पर, जहां पर वो उसके कजन से मिलता है हैम और एमिली से। तो ये एक तरीके का बताया गया सिंबल ऑफ द डोमेस्टिक वार्मथ। इसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट विद अ क्रूअल कैरेक्टर। पेगोटी जेंटल एंड केयरिंग नेचर, कंट्रास्ट शार्पली विद अ क्रूअल कैरेक्टर लाइक मिस्टर पेगोटी, वो जेंटल और केयरिंग नेचर की थी, उनके साथ भी उसी तरीके से बिहेव करती जो क्रूअल और कैरेक्टरिस्टिक जो जो मिस्टर मर्डस्टोन थे। वाइल मर्डस्टोन रिप्रेजेंट हार्श अथॉरिटी, पेगोटी सिंबलाइज लव, वो फिर भी पेगोटी जो है लव को सिंबलाइज करती है, और कंपैशन है ह्यूमैनिटी पे। कंक्लूजन क्या निकलता है, क्लैरा पेगोटी एक लविंग, लॉयल और काइंड हार्टेड कैरेक्टर थी। ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ड्वेल अपॉन द नैरेटिव टेक्निक्स इन द ऑफ द चार्ल्स डिकन। देखिए चार्ल्स डिकन के अंदर कहानी बताने की क्या टेक्निक है उसके ऊपर बताइए, यानी कि चार्ल्स डिकन की जो भी कहानी बताने की टेक्निक है उसको एक्सप्लेन करिए। देखिए चार्ल्स डिकन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट है विक्टोरियन एज का, इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। उनकी यूनिक नैरेटिव टेक्निक थी, ठीक है ना, उसकी वेरियस स्टोरी टेलिंग मेथड्स थे उनके पास, लाइक विविड डिस्क्रिप्शन, अलग तरीके से डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल अलग ह्यूमर होना, सिंबलाइज करना, रियलिज्म को देना, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन होना। दीज टेक्निक्स मेक हिज नॉवल लाइकली इमोशनल, सोशल और मीनिंगफुल बनाती थी। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन नरेशन में बिलीव करते थे वो। फर्स्ट पर्सन एक नरेशन मैंने स्टोरी सुनाई और किसी और ने स्टोरी सुनाई उसी स्टोरी में, तो थर्ड पर्सन नरेशन आ गया। दूसरा विविड एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल अलग और डिटेल डिस्क्रिप्शन देते थे चार्ल्स डिकन्स, उनके नॉवेल्स में बिल्कुल अलग और डिटेल डिस्क्रिप्शन देखा जाएगा। डिस्क्राइब द सिटी, स्ट्रीट, हाउसेज एंड कैरेक्टर विद अ ग्रेट डिटेल।
बिल्कुल डिटेल्स, जैसे कि जो पढ़ने वाला लाइक एग्जांपल देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द लंदन पुअर्स नेबरहुड इन द ओलिवर ट्विस्ट विविडली शोज द हार्श रियलिटी ऑफ द पॉवर्टी, जो एक पॉवर्टी की रियलिटी दिखाता है। इसके बाद यूज ऑफ द ह्यूमर ऑन सैटायर्स, मतलब एक अलग तरीके से अनदर इंपॉर्टेंट नेचर, देखिए डिकनेस नैरेटिव, देखिए एक ह्यूमर भी दिखता है उनके उसके अंदर, और सटायर भी दिखता है, मतलब एक मूर्खता भी दिखती है, हर 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 नेचर देखने को मिलता है उनके नॉवल के अंदर। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन, उनके जो नॉवल के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते हैं, हर कैरेक्टर का अपना एक रोल होता है, अपने तरीके से वो एक्सप्लेन करता है, परफॉर्म करता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है, उनके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होते हैं, थ्रू देयर कैरेक्टर दे कैन इफेक्टली प्रॉब्लम को, रियलिटी को, सोसाइटी के दिखाता है। सोशल रियलाइजेशन, यहां पर बताता है डिकन ऑफन यूज द रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग टू डेपिक्ट द सोशल कंडीशन, सामाजिक कंडीशन जो भी चल रही है, ताकि लोगों को सामाजिक परेशानियों को फील कर सके, उसके ऊपर सोशल रियलाइजेशन को डेविड कॉपरफील्ड बताता है। इसके बाद बाय प्रेजेंटिंग दीज रियलिटीज हिज स्टोरी डिकन्स रेज्ड अवेयरनेस अबाउट द सफरिंग द पुअर, बताता है इमोशनल अपील। डेविड कॉपरफील्ड के जितने कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स में वो इमोशनल अपील भी होती है, ताकि जो भी है सफरिंग, काइंडनेस, सेक्रीफाइस से भी हम रिडेम्पशन कर सकें। इमोशनल अपील ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 2 बार आ गए यहां पर, आंसर सॉरी। हाँ, 7th क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्केच ऑफ द एडवर्ड मर्डस्टोन। एडवर्ड मर्डस्टोन के बारे में बताइए। देखिए, एडवर्ड मर्डस्टोन इज वन ऑफ द मेन एंटागोनिस्ट इन द नॉवल ऑफ द डेविड कॉपरफील्ड रिटन बाय द चार्ल्स डिकन। ही इज द क्रूअल स्टेपफादर, वो एक सौतेला पिता था डेविड कॉपरफील्ड का, बहुत क्रूअल, बहुत क्रूर और हार्श था, अथॉरिटी, क्रूएलिटी, लैक ऑफ द सिंपैथी, जिसमें दया का कोई चांस ही नहीं था। क्रूअल, हार्श नेचर, उसका नेचर बहुत क्रूर और हार्श था, ठीक है ना। डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, वो दूसरों पर राज करने वाला था और औरतों को दबाने वाले नेचर का था, सप्रेस करने का, ठीक है। इसके बाद लैक ऑफ सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, उसके पास दया का कोई भी मतलब नहीं था, ठीक है ना। ह्यूमैनिटी भी नहीं, मानवता भी नहीं थी, कंपैशनेट, शोज अ नो अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द डेविड फीलिंग, जिससे वो एक बच्चे की फीलिंग को नहीं समझ पाता और उसको एक कमरे में ले जाके पीटता है वो वहां पर। फिजिकली इमोशनल, सिंबल द टायरानिकल अथॉरिटी, इन दिस नॉवल मर्डस्टोन सिंबलाइज द टायरानिकल अथॉरिटी एंड द ऑपरेसिव डिसिप्लिन। डिकन्स यूजेस द कैरेक्टर टू क्रिटिसाइज द विक्टोरियन बिलीफ दैट द स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वाज नेसेसरी फॉर द चिल्ड्रन अपब्रिंगिंग। उस टाइम पर देखिए, मर्डस्टोन के कैरेक्टर से डिकन्स जो है ये बताना चाहता था कि विक्टोरियन एज में जो बच्चों को बड़ा करने के लिए, पाल पोसने के लिए फिजिकल पनिशमेंट देना जरूरी था, जिसको वो डिकन्स के कैरेक्टर से शो करता है। आगे डिकन्स और सॉरी मर्डस्टोन के कैरेक्टर से कॉन्ट्रास्ट विद द काइंड कैरेक्टर्स, जो अच्छे कैरेक्टर्स है उनके साथ भी वो अच्छे से बिहेव नहीं करता, जैसे पेगोटी के साथ भी वो अच्छे से बिहेव नहीं करता था। कंक्लूजन ये निकलता है, इन द कंक्लूजन एडवर्ड मर्डस्टोन पोर्ट्रेड अ क्रूअल अथॉरिटेरियन मतलब पावर, एक तरीके से पावर रखने वाला, एंड अनसिंपैथेटिक कैरेक्टर था। थ्रू हिम चार्ल्स डिकन क्रिटिसाइज हार्श डिसिप्लिन एंड अब्यूज अथॉरिटी विक्टोरियन सोसाइटी को। मर्डस्टोन कैरेक्टर प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द शार्पिंग डेविड्स पेनफुल चाइल्डहुड एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लव, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशनेट फैमिली लाइफ। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, राइट एन एसे ऑन द सोशल कंसर्न इन द नॉवल ऑफ द चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन अपने नॉवल के अंदर तो ऐसे लिखना में सोशल रिफॉर्म, सोशल कंसर्न नॉवल ऑफ द चार्ल्स डिकन के ऊपर। चार्ल्स डिकन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एज, ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज का हमें पता है। हिज नॉवल आर नॉट ओनली एंटरटेनिंग स्टोरीज बट आल्सो पावरफुल रिफ्लेक्शन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम 19th सेंचुरी में। वही सारी चीजें आपको दोबारा से लिखनी है। चार्ल्स डिकन के बारे में पॉवर्टी ऑफ मिजरेबल लाइफ के बारे में लिखता है, चाइल्ड लेबर के बारे में उसने यहां पर बताया है, और प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इनजस्टिस, लीगल सिस्टम के बारे में भी उसने बताया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ है तो मतलब इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल रिफॉर्म, सोशल इनइक्वालिटी बताया है कि औद्योगिकरण में सोशल इनइक्वालिटी कैसे होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन सिंपैथी एंड द काइंडनेस, यानी कि जो ह्यूमन सिंपैथी और उस काइंडनेस की क्या इंपॉर्टेंस रहती है एक लाइफ के अंदर, अपने नॉवल के थ्रू वो बताता है ये सारी बातें। और कंक्लूजन क्या रहता है, इन कंक्लूजन द नॉवल ऑफ द चार्ल्स डिकन्स आर डीपली कंसर्न विद द सोशल प्रॉब्लम विक्टोरियन इंग्लैंड थ्रू द वर्क लाइक ओलिवर ट्विस्ट। कौन कौन से उसके नॉवल है, जैसे कि ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड एंड हार्ड टाइम्स, ये उसके नॉवेल्स हैं। ही एक्सपोज द पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर और इनजस्टिस एंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो जो नेगेटिव इफेक्ट्स थे उसने उनको शो करा। कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट टू स्कूल एंड दैट डेविड अटेंडेड, दो स्कूल जो भी डेविड ने अटेंड करे, एक तो क्रैकल स्कूल को उसने अटेंड करा
इन डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के स्कूल को। तो इन द डेविड कॉपरफील्ड रिटन बाय द चार्ल्स डिकन, डेविड अटेंड टू डिफरेंट स्कूल्स, दो स्कूल्स को वो अटेंड करता है अपने चाइल्डहुड में। क्रैकल स्कूल जो कि सैलेम हाउस था, ठीक है, एंड द डॉक्टर स्ट्रॉन्ग स्कूल। दीज टू स्कूल्स रिप्रेजेंट द टू कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम। इन दोनों स्कूल के अंदर दो अलग डिफरेंट सिस्टम थे एजुकेशन के। वाइल क्रैकल स्कूल इज बेस्ड ऑन द फियर, जो क्रैकल स्कूल था वो फियर, डर, क्रुएलिटी, पनिशमेंट के ऊपर था, जबकि डॉक्टर स्ट्रॉन्ग का जो स्कूल था रिप्रेजेंट करता है काइंडनेस, डिसिप्लिन एंड द मोरल डेवलपमेंट। नेचर ऑफ द हेडमास्टर, देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से हेडमास्टर का नेचर अलग था। उसमें हेडमास्टर का जो क्रैकल स्कूल था वहां पर अलग था, और वहां पर डॉक्टर स्ट्रॉन्ग में हेडमास्टर का नेचर अलग था। एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल, देखिए क्रैकल स्कूल के अंदर एनवायरनमेंट जो था ग्लूमी, फ्राइटेंड, डरा हुआ एक तरीके से रहता था, जबकि डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के स्कूल में एटमॉस्फेयर बहुत सपोर्टिव था और फ्रेंडली था। मेथड ऑफ टीचिंग, क्रैकल स्कूल के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन थ्रू द बीटिंग, हार्श और ट्रीटमेंट के थ्रू में पढ़ाया जाता था, जबकि डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के स्कूल में एजुकेशन बेस्ड ऑन द गाइडेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के ऊपर यहाँ पर पढ़ाया जाता था। तो इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम को भी एस्केलेट करा विक्टोरियन एज के नॉवल डेविड कॉपरफील्ड के थ्रू। इफेक्ट्स ऑफ डेविड कॉपरफील्ड, क्रैकल स्कूल में डेविड कॉपरफील्ड बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन और डरा हुआ महसूस करता है, बहुत डर जाता है स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के स्कूल में डेविड फील्स रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड फील करता है यहाँ पर। और सिंबलिक मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, क्रैकल के स्कूल में सिंबलाइज करता है क्रूअल, आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम, बहुत पुराना एजुकेशन सिस्टम, जबकि डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के स्कूल का सिस्टम जो था एक नया एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पर, the two school at the David attend he defend David Copperfield are completely different nature पे थे। क्रैकल स्कूल इज हार्श, क्रूअल और ऑप्रेसिव था, जबकि डॉक्टर स्ट्रॉन्ग का स्कूल काइंड, डिसिप्लिन एंड सपोर्टिव था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ यूरिया हीप। यूरिया हीप का कैरेक्टर स्केच बता दीजिए, यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए यूरिया हीप इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल विलन था इसके अंदर डेविड कॉपरफील्ड में, रिटन बाय द चार्ल्स डिकन। ही इज अ क्लर्क, एक क्लर्क था, वर्किंग करता था कहां पर, मिस्टर विकफील्ड के यहाँ पर। लेटर बिकम्स हिज पार्टनर, बाद में उसका पार्टनर बन जाता है और उसके साथ बेईमानी करता है। यूरिया हीप अपीयर्स हम्बल एंड पोलाइट इन द ऑन द सरफेस, वो एक तरीके से तो अच्छा हम्बल पोलाइट बनता है, जबकि दूसरा फेस उसका रियलिटी जो थी, एक कनिंग था, एक चालाक, एक हिपोक्रिटिकल, एक मतलब एक दिखावटी और एक एम्बिशियस, कुछ पाने वाला था कि दूसरों की चीज लेने वाला। हिज कैरेक्टर रिप्रेजेंट फॉल्स ह्यूमैनिटी, वो एक गलत मानवता को दिखाता है, एंड मोरल करप्शन, एक भ्रष्टाचार को शो करता है। एक हिपोक्रिटिकल नेचर, वो एक दिखावटी नेचर था उसका यूरिया हीप का। एम्बिशियस एंड ग्रीडी, एक लालची व्यक्ति था वो जो यूरिया हीप था। मैनिपुलेटिव एंड डिसऑनेस्ट, लोगों को मैनिपुलेट करने वाला और एक बेईमान व्यक्ति था यूरिया हीप। जिस तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लेना नोट्स के अंदर। फिजिकल अपीयरेंस, डिकन्स आल्सो डिस्क्राइब यूरिया हीप्स अनप्लीजेंट फिजिकल अपीयरेंस टू रिफ्लेक्ट हिज इनर कैरेक्टर। ही इज ऑफन शोन एज अ पेल, थिन एंड हैविंग क्लामी हैंड्स। देखिए क्लैमी हैंड्स, एक मतलब पतला सा, एक अलग, मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। सिंबल ऑफ फॉल्स ह्यूमिलिटी, यहाँ पर जो है वो यूरिया हीप सिंबलाइज द डेंजर, फॉल्स ह्यूमिलिटी एंड द हिपोक्रेसी व्हाइल ही प्रिटेंड्स टू बी मॉडेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल। एक फॉल्स ह्यूमिलिटी मतलब कि दिखावटी, मतलब एक इज्जत दिखाना जबकि अपने अंदर इज्जत ना होना, दूसरों के लिए इस बात को शो करता था। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, यूरिया हीप इज पोर्ट्रेट ऑफ हिपोक्रिटिकल, एक ग्रीडी था, मैनिपुलेटिव विलन है इसके अंदर। फॉल्स ह्यूमिलिटी, हाइड्स हिज सेल्फिश, एम्बिशियस एंड डिसऑनेस्ट एक्शंस। थ्रू दिस कैरेक्टर चार्ल्स डिकन्स एक्सपोज द डेंजरस हिपोक्रेसी एंड द मॉरल करप्शन को शो करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, डिकन्स डेविड कॉपरफील्ड हाइलाइट्स एटर्नल क्लैश बिटवीन द गुड एंड इविल। जो डिकन्स का, चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखा हुआ डेविड कॉपरफील्ड का जो नॉवल है, ये एक बताता है कि अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई को दिखाता है किस तरीके से। तो हम यहाँ पर देखेंगे, डिकन्स का रिप्रेजेंट करता है पावरफुल थीम, एटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गुड एंड इविल। थ्रू आउट द नॉवल डिकन शोज अ गुड कैरेक्टर स्ट्रगल अगेंस्ट द इविल फोर्स इन द सोसाइटी। ये दिखाता है कि गुड कैरेक्टर इविल फोर्स क्या था सोसाइटी के अंदर। द स्टोरी ऑफ डेविड लाइफ हाईलाइट्स द मोरल बैटर, ये दिखाता है मोरल बैटर क्या है, जैसे कि बिटवीन काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड लव एंड क्रुएलिटी, लालच और हिपोक्रेसी के बीच में दिखाता है। गुड और इविल कैरेक्टर यहाँ पर कौन कौन है, कौन कौन थे यहाँ पर, वेज डिकन्स प्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थ्रू द कॉन्ट्रास्टिंग। देखिए कैरेक्टर्स के बीच में आप बता सकते हैं यहाँ पर कंपैरिजन, जैसे कैरेक्टर्स सच एज डेविड कॉपरफील्ड, एग्नेस विकफील्ड, पेगॉटी एंड द बेट्सी ट्रॉटवुड रिप्रेजेंट द गुड नाइस। In the other hand, the characters are like the Edward Murdstone, Uriah represent the cruel and selfishness. The cruelty of Edward Stone की आप explain कर देंगे, the hypocrisy of Uriah Heep की आप explain कर देंगे, representation of good evil,
यानी कि कौन गुड है और कौन इविल है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको आप बता देंगे, यहां पर उसको शो कर देंगे। इसके बाद ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल, यानी कि जो गुड है, यानी कि किस तरीके से गुड इविल के ऊपर जीत जाता है, उसको दिखाया गया। यूरिया हिप को लास्ट में पकड़ लिया जाता है, ये भी दिखाया गया। डेविड ग्रोज इनटू द सक्सेसफुल, एक सक्सेसफुल आदमी भी बनता है। तो ये सारी चीजें यहां पर डेविड कॉपरफील्ड के अंदर आप देखने को आपको मिल सकती हैं। चलिए आगे बात करते हैं यहां पर। कंक्लूजन क्या निकलता है यहां पर? डेविड कॉपरफील्ड क्लियरली हाईलाइट्स द इटर्नल क्लैश बिटवीन द गुड एंड इविल थ्रू द कैरेक्टर्स। देखिए यहां पर गुड और इविल के अंदर कैसे दिखाता है, कैरेक्टर्स के थ्रू यहां पर गुड और इविल के बीच में वो शो करता है। ओके, अगला यहां पर क्वेश्चन आ जाता है, फीमेल इंपावरमेंट इज विजिबल इन ऑल द वुमेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द डेविड कॉपरफील्ड। देखिए महिला को पावरफुल होना एक दिख रहा है डेविड कॉपरफील्ड के हर विमेन कैरेक्टर के अंदर, किस तरीके से, इसको एक्सप्लेन करिए। चलिए इसको जान लेते हैं यहां पर। देखिए फीमेल कैरेक्टर हमने जितने भी देखे थे, अभी हमने एक इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं जिसके अंदर हमने सारे फीमेल कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करा देखा था, जिसमें हमने एग्नेस विकफील्ड, बैटसी ट्रैटफोर्ड, पेगोटी, डोरस पेनल्यू, इन सब के हमने सॉरी इन सबको हमने एक्सप्लेनेशन यहां पर देखी थी। बैटसी ट्रॉटवुड एज अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस को एक सिंबल करती है, एग्नेस विकफील्ड मोरल गाइड को मतलब एक्सप्लेन करती है। तो मतलब मतलब डेविड कॉपरफील्ड के जो नॉवल के अंदर आपको हर विमेन एक अपने अलग अंदाज में दिखेगी। ये मोरल वैल्यूज को एस्केलेट करती है, वो इंडिपेंडेंस को शो करती है। यहां पर आई एम सो सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा स्नीजिंग हो रही है। पेगोटी सिंबल है लव और केयर की, डोरस पेनल्यू सिंबल है इमोशनल इन्फ्लुएंस की, ठीक है। इसके बाद वुमेन एज अ एग्निस, देखिए इन द वुमेन नॉवल ऑफन गाइड एज अ मेल कैरेक्टर टुवर्ड्स अ बेटर, बैट्स ट्रेडफुड एंड सपोर्ट द डेविड एग्निस, हेल्प्स हिम द मेक द वाइज डिसीजन। एग्निस जो है एक पॉजिटिव चेंज करती है डेविड के अंदर, उसे एक सही डिसीजन लेने पे बताती है। तो कंक्लूजन क्या रहता है? इन द कंक्लूजन लाइक डेविड कॉपरफील्ड portrays the several strong influential female character through the figures like Betsy Trotwood, Agnes Wickfield, Peggotty, Doris Penlew, Charles Dickens highlights the strength, इंटेलिजेंस, कंपैशनेट एंड मॉरल पावर को दिखाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, राइट एन एसे ऑन द प्लीट ऑफ द वीक एज अ मेजर थीम इन द, जो प्लीट ऑफ द वीक है वो मेजर थीम है यहाँ पर डेविड कॉपरफील्ड के अंदर, इस चीज को आप एक्सक्लेट करिए। देखिए डेविड कॉपरफील्ड का जो चार्ल्स डिकन जो भी लिखा गया इसके द्वारा, सफर्स अ स्ट्रॉन्ग वीक एंड हेल्पलेस पीपल इन द सोसाइटी। ये दिखाया गया कि जो स्ट्रॉन्ग वीक और हेल्पलेस जो लोग होते हैं, इन चीजों को दिखाया गया इसके अंदर। डिक वॉज डीपली कंसर्न अबाउट द सोशल इंजस्टिस ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड। ये जो सोशल इंजस्टिस हो रहा है विक्टोरियन पीरियड में, इसके लिए वो बहुत स्ट्रांगली कंसर्न था। जैसे कि सफरिंग चिल्ड्रन, उस टाइम पे जो बच्चे सफर कर रहे थे बचपन में एजुकेशन को लेके, क्रूएलिटी को लेके स्कूल्स में अपने पेरेंट्स के द्वारा, उस चीज को एक्सकेलेट करा है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पुअर, पुअर का जो भी एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था उस टाइम पर, इस चीज को यहाँ पर दिखाया गया है कि सिंपल लाइफ को किस तरीके से लोग जी रहे थे उनको, तो जिसमें डेविड डिकन्स एक्सपोज द इकोनॉमिक हार्डशिप ऑफ द लोअर क्लासेस थ्रू द सच कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू। सफरिंग वुमेन, बहुत सारी वुमेन सफरिंग, जैसे कि जो उसकी क्लैरा, जैसे कि आपको पता है कि क्लैरा कॉपरफील्ड जो थी, उसकी डेविड कॉपरफील्ड की मां, उसने किस तरीके से मडस्टोन की प्रॉब्लम को, उसके डोमिनेंसी को झेला, यहाँ पर दिखाया गया है। सोशल इंजस्टिस एंड क्रूएलिटी, समाज में किस तरीके से सोशल इंजस्टिस और क्रूएलिटी था, ये इस चीज को एक्सक्लेट करा डेविड कॉपरफील्ड अपने नॉवल के थ्रू, सॉरी चार्ल्स डिकन ने। सिंपैथी ऑफ द ऑप्रेस्ड, यानी कि ऑल्दो द नॉवल डिस्क्राइब द सफरिंग ऑफ द पीपल, ये दिखाता है कि लोग परेशान थे। इट इज आल्सो एम्फसाइज द इंपॉर्टेंट सिंपैथी, काइंडनेस एंड मोरल सपोर्ट दिखाता है कि कितना लोग करते हैं। कैरेक्टर लाइक बेट्सी ट्रॉटवुड, पेगोटी हेल्प्स द डेविड ओवरकम हिज डिफिकल्टीज से, देयर काइंडनेस शोज अ कंपैशन एंड कैन रिड्यूस द सफरिंग ऑफ द वीक। बताता है कि उनकी सही होने से, अच्छे होने से जो वीक लोग हैं वो सही हो सकते हैं। आगे इन द कंक्लूजन, द प्लीट ऑफ द वीक इज वन ऑफ द सेंट्रल थीम, द प्लीट ऑफ द वीक यानी कि जो कमजोर वर्ग एक सेंट्रल थीम लिया गया है। डेविड कॉपरफील्ड, द स्ट्रगल चिल्ड्रन, पुअर पीपल, विमेन, चार्ल्स डिकन एक्सपोज
द सोशल इंजस्टिस विक्टोरियन सोसाइटी। विक्टोरियन सोसाइटी कौन सा था? 1837 से 1901 तक की सोसाइटी के टाइम को विक्टोरियन सोसाइटी बोला जाता है। एट द सेम टाइम ही हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमैनिटी, सिंपैथी एंड द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हाईलाइट करता है यहां पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट पार्ट डज डोरा प्ले इन द लाइफ ऑफ द डेविड कॉपरफील्ड। जो डोरा स्पैनल्यू है वो डेविड कॉपरफील्ड की लाइफ में क्या पार्ट को प्ले करती है? देखिए, डोरा स्पैनल्यू इंपॉर्टेंट रोल है इसकी इमोशनल पर्सनल लाइफ के लिए। डेविड कॉपरफील्ड में शी इज डेविड कॉपरफील्ड का पहला प्यार है वो, और लेटर बिकम्स उसकी वाइफ भी बन जाती है। ऑल्दो डोरा इज अ चार्मिंग एंड अफेक्शनेट है, शी लैक्स ऑफ उसके अंदर मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं होती। तो अपने कैरेक्टर में डिकन शोज द डेविड्स यूथफुल रोमांटिक ड्रीम्स, इमोशनल वो देखता है उसके साथ एक जवानी के रोमांटिक ड्रीम्स देखता है, पर उसे ऐसा बाद में उसे पता लगता है कि जो रियलिटी है मैरिज की वो बिल्कुल अलग होती है। तो डोरा डेविड का फर्स्ट लव है, ये हम इसके अंदर देखते हैं यहां पर। डोरा चार्मिंग एंड चाइल्ड लाइक नेचर है, डोरा बहुत प्यारी सी बच्ची है और उसका एक चाइल्ड बच्चों की तरह का नेचर है यहाँ पर। चैलेंजिंग इन मैरिड लाइफ, डोरा की जो है मैरिड लाइफ को समझ नहीं पाती, डेविड की बातों को वो कम समझ पाती है, और मैरिड लाइफ को कैसे आगे चलाना है इस चीज को भी वो समझ नहीं पाती। तो यहाँ पर एक चैलेंजिंग रहता है उनके लिए शादी को चलाना। द सिचुएशन टीचेस डेविड एन इंपॉर्टेंट लेसन दैट मैरिज रिक्वायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बताता है डेविड को कि मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी पर होती है, अंडरस्टैंडिंग पर होती है, मैच्योरिटी पर होती है, नॉट जस्ट रोमांटिक लव। Marriage is not only romantic love but about responsibilities and understanding and maturity. Dora influenced David's personal growth. Dora David को personal growth को भी influence करती है। David बढ़ना चाहता है तो उसको सही तरीके से suggest नहीं कर पाती क्या करना है क्या नहीं करना, तो David यहाँ पर problem में रहता है। Through his experience with the Dora, David gradually becomes more mature. उसके experience से David धीरे धीरे mature बन जाता है और understand करता है difference between the romantic and fantasy. सपने और रियलिटी में क्या फर्क होता है वो इसको करता है डिफरेंशिएट। डोरा दैट एंड द इम्पैक्ट, डोरा जब मर जाती है तो उससे डेविड की लाइफ पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। आफ्टर द इवेंट डेविड बिगिंस टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। फिर डेविड जो है वो ट्रू फ्रेंडशिप मतलब सच्चा प्यार समझता है। वो उसका पहला प्यार थी, सच्चा प्यार कौन थी? एग्नेस, ठीक है, विजडम, इमोशनल स्टेबिलिटी विच लेटर फाइंड्स द एग्नेस विकफील्ड, बाद में वो एग्नेस विकफील्ड को फाइंड कर लेता है। इस तरीके से वही चीजें आप अपने कंक्लूजन में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, देयर इज प्लेंटी ऑफ सफरिंग इन डेविड कॉपरफील्ड डिस्कस। यहां पर बहुत सारा हमारे पास है डिस्कस करने के लिए, जो परेशानियां हैं डेविड कॉपरफील्ड वाले के अंदर, क्या क्या परेशानियां उसके बारे में देखिए। डेविड कॉपरफील्ड के अंदर हम चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जो चाइल्डहुड की सफरिंग थी, परेशानियां थी, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लेरा पेगोटी, डेविड ने बिकम्स करा मिजरेबल उसकी मदर के बाद, फिर एडवर्ड मस्टोन आया उसकी लाइफ में, ये सारी बातों को। उसके बाद सफरिंग ऑफ अदर कैरेक्टर, कौन कौन से अदर कैरेक्टर से जो परेशान थे? एमिली सफर्स, शी डिसीव्ड बाय द अबंडेंट। एमिली जो थी वो सफर कर रही थी क्योंकि उसको स्ट्रैटफोर्ड के द्वारा धोखा दिया गया था। और इसके बाद मिस्टर मिकैबर भी सफर थे, उनको परेशानी थी, उनके पास बहुत सारा डेट था, गरीबी थी, यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रगल था। अनदर ट्रेजिक कैरेक्टर यूरिया हीप, whose bitterness and resentment arises from his social humiliation। यूरिया हीप जो था उसको भी एक प्रॉब्लम थी, उसने भी धोखा दिया और वो भी सफर करता है फिर कहीं ना कहीं। इमोशन सोशल सफर, डोरा स्पैनल्यू मर जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक इमोशन है। द लॉसेस ऑफ डीपली इफेक्ट्स द कंट्रीब्यूट्स द नेसेसरी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पर्पस ऑफ शोइंग सफरिंग, क्या पर्पस था यहाँ पर सफरिंग को दिखाने का, मतलब परेशानी को दिखाने का? यहाँ पर्पस था, डिकन्स डज नॉट रिप्रेजेंट द सफरिंग ओनली टू क्रिएट द ट्रेजेडी। ये सिर्फ मेरली का मतलब होता है ओनली, ये सिर्फ ट्रेजेडी को दिखाते थे। इंस्टेड ऑफ यूजेस इज क्रिटिसाइज, इसको क्रिटिसाइज करते थे सोशल इंजस्टिस विक्टोरियन एज इंग्लैंड के अंदर। नोवेल हाईलाइट करता प्रॉब्लम चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी, लैक ऑफ कंपैशन, ठीक है। एट द सेम टाइम डिकन सजेस्ट द काइंडनेस, प्रिजर्वेंस एंड द मोरल स्ट्रेंथ कैन हेल्प द इंडिविजुअल ओवरकम। कंक्लूजन हम पढ़ लेंगे यहाँ पर, हमने पढ़ लिया यहाँ पर कंक्लूजन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, डेविड कॉपरफील्ड हैज बीन इंस्पायर्ड बाय द ऑथर हिमसेल्फ। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेविड कॉपरफील्ड जो है वो अपने ऑथर का मतलब होता है जो राइटर होता है, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा ही इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड मतलब उससे प्रेरित होकर बनाया गया है, तो बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरिटी, उसके बचपन की जो परेशानियां रही है यहाँ पर, उसकी फैमिली लाइफ उससे सिमिलर करती है। जो
डेविड कॉपरफील्ड का जो फादर है वो चार्ल्स डिकन के फादर से रिजेंबल करता है। डेविड कॉपरफील्ड का जो पहला प्यार है वो उसके चार्ल्स डिकन के पहले प्यार से रिजेंबल करता है, उसकी मदर भी। तो ये सारी चीजें रिजेंबल करती हैं। एजुकेशन एंड करियर भी चार्ल्स डिकन के करियर से रिजेंबल करता है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स इंस्पायर बाय द रियल पीपल, लाइक कौन कौन से कैरेक्टर्स है जो रियल पीपल से इंस्पायर करते हैं, लाइक जैसे कि मैं आपको बताया था, द ह्यूमरस ऑफ ऑप्टिमिस्टिक मिस्टर मिकैबर इज बिलीव टू बी बेस्ड ऑन डिकन्स के फादर से करते हैं बिलीव। फेज फाइनेंशियल, देखिए जो मिस्टर मिकैबर थे वो चार्ल्स डिकन्स के फादर से करते हैं, क्योंकि वो भी एक डेट में फंस गए थे और उनको भी एक डेट सेल में भेज दिया गया था, होपफुल। और थ्रू द कैरेक्टर डिस्कस ट्रांसफॉर्म द रियल लाइफ एक्सपीरियंस को बताते हैं वो। इमोशनल एक्सपीरियंस, बचपन में जिस तरीके से चार्ल्स डिकन ने परेशानियां देखी थी अपने बचपन में और चाइल्ड लेबल करा था, वही डेविड कॉपरफील्ड भी करता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पर? In conclusion, David Copperfield is strongly inspired by the life of Charles Dickens. The struggles of childhood, experience of poverty, difficulty, family relationship, and eventual success of the reflect David's own life story. However, the novel is not a complete autobiography. माना ये नॉवल जो है डेविड कॉपरफील्ड जो है एक कंप्लीट बायोग्राफी नहीं है चार्ल्स डिकन का, पर बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स है चार्ल्स डिकन की लाइफ के जो लिए गए हैं डेविड कॉपरफील्ड के अंदर, लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, द फंडामेंटल एंड द ऑफन यूनिवर्सल आइडियाज आर एक्सप्लोर्ड इन द डेविड कॉपरफील्ड डिस्कस। देखिए जो एक अलग तरीके का आइडिया और बेसिक आइडिया लिए गया है डेविड कॉपरफील्ड के अंदर, उसको एक्सप्लोर करिए। देखिए वही सब बातें आपको बार बार लिखनी है अपने आंसर के अंदर। एग्जांपल नोट्स में आपको दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर चाइल्डहुड और सफरिंग के बारे में बताया गया, ये एक बल्कि यूनिवर्सल आइडिया है, किस तरीके से बच्चे सफर करते थे उस टाइम पर। ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को डेवलपमेंट करने की कितनी प्रॉब्लम थी उस टाइम पर और डेवलपमेंट करना जरूरी था, जैसे डेविड कॉपरफील्ड करता है। लव और फ्रेंडशिप, लव और फ्रेंडशिप के बीच में क्या डिफरेंट होता है? देखिए लव तो जो था उसने करा था उस डोरस मैनलू से, पर उसे बाद में पता लगा कि ट्रू लव नहीं था ये, जो बाद में उसे एग्निस से करता है वो। इसके बाद सोशल इनजस्टिस एंड द क्लास इनइक्वालिटी, जो वो जहां पर डेविड कॉपरफील्ड काम करने जाता है वहां पर उसके साथ कितनी इनइक्वालिटी होती है, किस तरीके से काम कराया जाता है वाइन फैक्ट्री में, तो इस चीज को यहाँ पर एक्सकेलेट करा गया प्रॉब्लम को। मोरल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, यहां पर दिखाया गया डिकन्स कॉन्ट्रास्ट गुड बैड कैरेक्टर्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द ऑनेस्टी एंड द काइंडनेस और क्रूएलिटी के बीच में दिखाया गया। कैरेक्टर लाइक एग्नेस रिप्रेजेंट द प्योरिटी गुडनेस, व्हाइल यूरिया हीप जो है सिंबलाइज करता है ग्रीडी और डिसऑनेस्टी को। तो ये दिखाया गया है। कंक्लूजन निकलता है, डेविड कॉपरफील्ड एक्सप्लोर्स द मेनी फंडामेंटल यूनिवर्सल आइडियाज रिमेन रिलेवेंट टुडे थ्रू आउट द लाइफ स्टोरी। डेविड डिकन्स डेविड और डिकन्स डिस्कस द थीम सच एज द चाइल्डहुड सफरिंग, पर्सनल ग्रोथ, लव, फ्रेंडशिप एंड सोशल इंजस्टिस और मॉरल वैल्यूज के बारे में यहाँ पर वो बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, द वीक एंड द पुअर टेंड सफर्स टू द हैंड्स ऑफ पावरफुल। देखिए द वीक एंड द पुअर टेंड टू सफर द हैंड्स ऑफ द पावरफुल, जो गरीब जो मजबूर और गरीब लोग होते हैं वो अमीरों के द्वारा चलाए जाते हैं। इस एक्सप्लेन करिए इसके रेफरेंस से। देखिए डेविड सफरिंग अंडर द पावरफुल, डेविड जो है बचपन में एडवर्ड मडस्टोन पावरफुल था उसके द्वारा परेशान किया जाता है, ये पहली बात यहां पर शो होती है। दूसरी बात, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फैमिली, यानी कि जो एडवर्ड स्टोन की जो बहन थी जेम्स स्ट्रैटफोर्ड, जो एडवर्ड स्टोन की फैमिली, एडवर्ड मडस्टोन की जो बहन थी वो उसके परिवार को चलाती है। और एक और चीज दिखाई गई यहाँ पर, अनदर एग्जांपल ऑफ दिस थीम इज सीन टू द एमिली। एमिली का एग्जांपल है, शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, से बिलोंग करती है, बेटर लाइफ को एक वो चाहती थी। हाउएवर शी डिसीव्ड बाय द अबंडन, जबकि उसको धोखा दिया गया किसके द्वारा? स्ट्रैटफोर्ड के द्वारा। तो ये भी दिखाया गया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एमिली। पॉवर्टी एंड स्ट्रगल ऑफ मिस्टर मिकैबर, मिस्टर मिकैबर जो गरीबी को देखते हैं और कर्जे में डूब जाते हैं, इस प्रॉब्लम को भी एक्सकेलेट करा गया है यहाँ पर। और यूरिया हीप एंड द सोशल इनजस्टिस, यूरिया हीप जैसा एक हिपोक्रेटिक कैरेक्टर दिखाया गया है और एक सामाजिक अन्याय दिखाया गया है कि किस तरीके से वो धोखा देता है और अपने फ्रेंड के साथ और अपने मालिक के साथ। डिकन्स सोशल क्रिटिसिज्म, डिकन्स को जिस तरीके से सामाजिक क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ता है, इनइक्वालिटी झेलनी पड़ती है। ही एक्सपोज द प्रॉब्लम सच एज चाइल्ड लेबर, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर। एट द सेम टाइम डिकन्स सजेस्ट द काइंडनेस, ऑनेस्टी, हर दोनों चीजों को सजेस्ट कर रहा है। कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पर? David Copperfield clearly demonstrate the weak and the poor often suffer the hands of the powerful through the experience. David Emily McCaber, कौन सा experience? David Emily McCaber and the other like Dickens expose the cruelty, injustice in the present in the society. इन सब चीजों को explain करता है। Yes, next question आ गया है यहाँ पर, and I think this is the last question of this video. मुझे पता थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, but student ये इस नॉवल से
और आपके इंग्लिश के सेक्शन सी के लिए ये सेकंड लास्ट वीडियो है। आपकी इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, पिटीशन कैसे लिखनी है, कंप्लेंट कैसे लिखनी है, ऐसे कैसे लिखना है, वो वीडियो और आएगी। फिर आपका इंग्लिश का कोर्स मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपकी तैयारी यहाँ पर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया आपका। Dickens has depicted the psychology of child in the most realistic manner in the novel. David Copperfield discover ये बताता है कि चाइल्ड एक मोस्ट रियलिस्टिक मैनर है बताने का। देखिए यहाँ पर डिकन डिस्क्राइब द फियर, अपने नॉवल के अंदर डिकन्स क्या करता है, फियर, इमोशन, लोनलीनेस, होप एंड इमेजिनेशन को डिस्क्राइब करता है चाइल्ड विद द ग्रेट डेप्थ ऑफ द सिंपैथी के द्वारा। चाइल्डहुड इनोसेंट एंड द सेंसिटिविटी, ये बताता है कि चाइल्डहुड कितना इनोसेंट है, बचपना कितना इनोसेंट है, सेंसिटिव है। जैसे कि अपने सर्वस क्लेरा पेगोटी के साथ उसका बहुत टच था, उस बहुत जुड़ा हुआ था। फियर और इनसिक्योरिटी, डेविड साइकोलॉजी सफरिंग था, उसको अपनी मदर मैरिड करती है एडवर्ड मर्स्टोन से, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थे। इनसिक्योरिटी फील होती है वहां पर डेविड को। इसके बाद सेंस ऑफ लोनलीनेस, ह्यूमिलेशन, एक अकेलेपन को झेलना और एक ह्यूमिलिएट होना दूसरों के द्वारा, इस चीज को फेस करना। और इमेजिनेशन एंड इमोशन, रिफ्लेक्शन, रिएक्शन, एक इमेजिनेशन करना, एक रिएक्शन, इमोशन रिएक्शन के अंदर में जीना, ये भी इसके अंदर दिखाया गया है। और साइकोलॉजिकल ग्रोथ, एज द प्रोग्रेस देयर रीडर विटनेस डेविड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है फ्रॉम द चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। ही पेनफुल एक्सपीरियंस टीच पेशेंस, सिंपैथी एंड द विजडम को एक्सपीरियंस करता है वो। ऑटोबायोग्राफिकल इन्फ्लुएंस, यानी कि ये जो डेविड कॉपरफील्ड का जो दिखा है हमें, ये ऑटोबायोग्राफिकल इन्फ्लुएंस है, यानी कि राइटर की ऑटोबायोग्राफी से इंस्पायर्ड है ये जो हमारा कैरेक्टर है। और इसके बाद कंक्लूजन निकलता है यहाँ पर, डिकन्स रिप्रेजेंट द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड इन अ वेरी रियलिस्टिक मैनर, चाइल्ड को बहुत रियलिस्टिक मैनर में शो करता है। कन्विंसिंग मैनर इन अ डेविड कॉपरफील्ड थ्रू द डेविड फियर्स, डेविड का जो फियर है, जो डर रहता है, अकेलेपन का, आशा का, ग्रेजुअल ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। डिकन रिवील्स दैट द डेलिकेट एंड द सेंसिटिव नेचर ऑफ चाइल्डहुड, ये बताता है अपने डेलिकेट और सेंसिटिव नेचर चाइल्डहुड को। ही डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चाइल्ड्स माइंड, ये बच्चे को दिखाता है कि बच्चा किस तरीके से समझ पाता है। द नॉवल वन ऑफ द मोस्ट टचिंग इन द साइकोलॉजिकल रियलिस्टिक वर्क्स इन द इंग्लिश लिटरेचर, ये एक टची और रियलिस्टिक इंग्लिश लिटरेचर के अंदर नॉवल है। तो यहां पर आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 19 क्वेश्चन, यस स्टूडेंट्स 19 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं डेविड कॉपरफील्ड से। अगर आप ये 19 क्वेश्चंस को पूरे मेरे नोट्स को सही तरीके से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इन 19 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स में इंग्लिश के अंदर नहीं दिखने वाला। इसको प्रिपेयर कर लीजिए आप। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के शेयर कर दीजिएगा, औरों का स्वागत हो जाए। और प्लीज मेरे को बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि आपकी सक्सेस ही तो मेरा एम है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।